हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी चैनल एस के एम पढ़ाई पे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बहुत अच्छे से कवर किया, उसका हर एक पॉइंट हमने कवर करने का कोशिश की है। आज के इस वीडियो के अंदर हम रणथंभौर दुर्ग को अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं उनको। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये रणथंभौर दुर्ग है कौन से ज़िले के अंदर स्थित है। तो रणथंभौर दुर्ग जो है वो सवाई माधोपुर जिले के अंदर क्या है, स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो किस राजा के द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण जो था रणथंभ देव चौहान के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद है कि ये जो है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो ये रण और थंबोर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। रण जो पहाड़ी है वो नीचे स्थित है और रण पहाड़ी के ऊपर थंबोर पहाड़ी है, और थंबोर पहाड़ी के ऊपर फिर कौन सा हमारा ये प्यारा सा दुर्ग जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो, पहाड़ी के ऊपर स्थित होने की वजह से ही इसे गिरी दुर्ग कहा जाता है, और चारों तरफ से ये वनों से घिरा होने की वजह से इसे वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। दूसरी बात हमें यही याद रखना है कि भाई इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था। तो इसका प्राचीन नाम जो था वो था रंतपुर। क्या था? रंतपुर। रंतपुर हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है इसका उपनाम क्या है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का छोटा सा भाई। क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। फिर अबुल फजल इसके बारे में क्या कहते हैं और जलालुद्दीन खिलजी इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अबुल फजल इसके बारे में बोलते हैं कि बाकी सब जितने भी दुर्ग हैं वो क्या है, नंगे हैं, और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो क्या है, बख्तरबंद है। ये हमें ध्यान रखनी है, अबुल फजल की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद है जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा है। जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो इस दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। जीत न पाए जाने की वजह से इन्होंने बोला कि ऐसे जो 10 किले ना, मैं मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। जैसे बोला था लोमड़ी ने अंगूर प्राप्त नहीं कर पाई थी और अंगूरों को बोला था कि भाई वो खट्टे हैं, है ना, वैसे ही जलालुद्दीन खिलजी इस दुर्ग को नहीं प्राप्त कर पाया, इस वजह से उसने ये लाइन उसके इस दुर्ग के बारे में बोली है। नेक्स्ट उसके बाद है कि इसके प्रमुख प्रवेश द्वार कौन से हैं। जैसे कि हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें 7 मुख्य द्वार हैं। पहला जो दरवाज़ा है वो है पाडन पोल, जिसके ऊपर बाघ सिंह की प्रतिमा या स्मारक बना हुआ है, और अंतिम दरवाज़ा जो है वो है राम पोल, जिसके ऊपर पत्ता सिसोदिया की प्रतिमा बनी हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हैं वो दरवाजे कितने हैं। सबसे पहला जो दरवाज़ा है वो है सूरज पोल। सूरज पोल हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूरज पोल है वो सबसे प्राचीन दरवाज़ा है। क्या है? सबसे प्राचीन दरवाज़ा है। ठीक है, उसी प्रकार से गणेश पोल भी इसमें हमने, गणेश पोल है, हाथी पोल है, नवलखा दरवाज़ा, और सबसे इम्पोर्टेंट दरवाज़ा है इसका वो है नौलखा दरवाज़ा, या जिसे नवलखा दरवाज़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट है तोरण द्वार भी इसमें स्थित है, और अंधेरी दरवाज़ा भी इसमें स्थित है। तो कौन कौन से वापस से रिवाइज करते हैं? सूरज पोल, गणेश पोल, गणेश पोल, हनुमान पोल इसके अंदर नहीं है। हनुमान पोल जो था वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सूरज पोल है इसके अंदर, गणेश पोल है, हाथी पोल है, नवलखा दरवाज़ा है, और इसी तरीके से तोरण द्वार है और अंधेरी द्वार है, जिसे त्रिपोलिया दरवाज़ा भी कहते हैं। अंधेरी दरवाजे को त्रिपोलिया दरवाजा भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे दरवाजे, तो टोटल गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो है वो 6 दरवाजे हैं मुख्य। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने थे? 7 थे, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर दुर्ग में क्या क्या चीज़ें निर्मित की गई हैं वो हम देखते हैं। तो एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो है 32 खंभों की छतरी इसमें स्थित है, और इसके अलावा अधूरी स्वपन की छतरी भी है। 32 खंभों की छतरी होने के साथ साथ अधूरी स्वपन की छतरी भी इसमें स्थित है। नेक्स्ट इसमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, और हमीर कचहरी के साथ साथ हमीर महल भी इसमें स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है इसमें। क्या है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह इसमें स्थित है। नेक्स्ट तालाब कौन कौन से हैं? तालाब इसके अंतर्गत जो हैं वो हैं पद्मला तालाब, और कौन सा है? रानीहाड़ तालाब। ये भी हमें याद रखना है, रानीहाड़ तालाब और पद्मला तालाब इसमें स्थित है।
और इसमें महल कौन कौन से, टोटल 4-5 महल हैं। सुपारी महल है, जोगी महल है, बादल महल है। बादल महल आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में भी आएगा, ये ध्यान रखना। बादल महल है, जोगी महल है, और इसके अलावा जो है हमीर महल हो गया और जौहर महल हो गया। ये सारे के सारे इसमें महल हैं। नेक्स्ट उसके बाद है इसके अंदर जोरा और बोरा अनाज के भंडार भी स्थित हैं। और फिर उसके बाद है यहाँ पे ये लाइन गलत है, ठीक है। और सुपारी महल की विशेषता ये है कि इसके अंदर मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर तीनों ही स्थित हैं। ये हमें ध्यान रखना है। सुपारी महल के अंदर क्या है, मस्जिद भी है, मंदिर भी और गिरजाघर भी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रणथंभौर दुर्ग की हिस्ट्री के बारे में कि इसकी हिस्ट्री कैसी थी और इसके ऊपर किस राजा ने शासन जो है वो किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्राइन के द्वितीय युद्ध की। किसकी बात करते हैं, त्राइन के द्वितीय युद्ध की। ये जो त्राइन का द्वितीय युद्ध था ना, ये किस किस के मध्य हुआ, तो ये युद्ध हुआ था अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी थर्ड, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध में जीतता कौन है, इस युद्ध में जीतता है मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी जीत गया तो इसका शासन कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, अजमेर के ऊपर शासन स्थापित हो जाएगा, क्योंकि इसने अजमेर के शासक को हराया है। तो अजमेर के शासक को हराया तो अजमेर का ये शासक बन गया। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा होता है, वो होता है गोविंद राज। कौन होते हैं, गोविंद राज होते हैं। अब गोविंद राज कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा रणथंभौर में चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, रणथंभौर में चला जाएगा। और वहाँ पर क्या बनाएगा, अपने शासन की चौहान वंश की नींव जो है वो रखेगा। तो चौहान वंश वहाँ पे रणथंभौर में इसने स्थापित किया और रणथंभौर में चौहान वंश स्थापित हो गया। इस तरीके से साल आता है 1300 से लेकर के 1301 ईस्वी का। अब 1300 ईस्वी में इस रणथंभौर दुर्ग के ऊपर कौन आक्रमण कर देता, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है। और उस समय पे रणथंभौर का शासक कौन होता है, वो होता है हमीर देव चौहान। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया, इसका कारण ये था कि जो हमीर देव चौहान है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति कौन होते हैं, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को क्या कर देता है हमीर देव चौहान, शरण दे देता है अपने दुर्ग के अंदर। और इससे अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और वो आक्रमण करने का क्या कर लेता है, निश्चय कर लेता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो अलाउद्दीन सेना की जो सेना है वो क्या कर देगा, चारों तरफ से दुर्ग को घेर लेती है, काफ़ी लंबे समय तक घेरे रखती है, लेकिन उसको कोई अच्छी सफलता नहीं प्राप्त होती। तो ऐसे में उसके मन में तरकीब आती है कि मैं क्यों ना इसके सेनापति को ही पूछ लूँ, है ना। तो ऐसे में रणमल और रतिपाल, हमीर देव चौहान के 2 सेनापति होते हैं, रणमल और रतिपाल को वो क्या कर देता है, लालच दे देता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। जैसे ही उसको लालच दिया जाता है तो रणमल और रतिपाल क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त मार्ग जो है वो बता देते हैं कि भी ऐसे ऐसे करके आप जो है वो दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो अलाउद्दीन खिलजी को गुप्त मार्ग जब पता लग जाता है तो सेना जो है वो अंदर घुस जाती है। तो ऐसे में हमीर देव चौहान और उसके साथ कुछ वीर जो होते हैं वो क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। और रंग देवी जो होती है वो क्या करती है, जौहर करती है। केसरिया का मतलब ये होता है कि भी जो राजपूत जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, केसरिया रंग के जो वस्त्र है वो धारण कर करके क्या करते हैं, शस्त्र लेकर के हाथ में, जो सेना होती है उसके ऊपर खुद ही राजा ही क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं। तो उसको को बोलते हैं केसरिया करना। और जौहर का मतलब होता है कि या तो किसी पानी के अंदर या फिर पानी का जो कुंड होता है उसके अंदर या फिर अग्नि के कुंड के अंदर क्या होती है, जो वीरांगनाएं होती हैं, जो रानियाँ होती हैं, वो क्या कर देती हैं, अपने प्राणों की जिंदा ही क्या कर देती हैं, आहुति दे देती हैं। तो उसको बोलते हैं जौहर करना। तो ये दोनों यानी कि केसरी और जौहर जो है वो इस युद्ध के अंदर किया जाता है अलाउद्दीन के हमीर देव चौहान के द्वारा। तो ऐसे में जब ये यहाँ पर क्या होता है, रणथंभौर के अंदर क्या होता है, साका होता है। क्या होता है, साका होता है। तो ये जो साका होता है ये राजस्थान का प्रथम साका होता है। क्या होता है, राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत ये भी बात ध्यान रखनी है कि भी इस युद्ध में या फिर इस साके के अंदर कौन कौन से यंत्र जो है वो यूज़ किए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना होती है वो यंत्र जो यूज़ करती है उसके नाम है पाशेप, गरगच, मगरीब और
अरशदा। तो ये जो होते हैं वो किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा यंत्र यूज़ किए जाते हैं। और वहीं पर हमीर देव चौहान की सेना के द्वारा कौन कौन से यंत्र यूज़ किए जाते हैं, वो हैं अग्निबाण, डेकुली और मंजनीक। तो ये हमें ध्यान रखने हैं, अग्निबाण, डेकुली और मंजनीक ये किसके द्वारा यूज़ किए जाते हैं, हमीर देव चौहान की सेना के द्वारा। फिर उसके बाद आ जाता है 1398 ईस्वी के समय। 1398 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा होते हैं महाराणा कुंभा, और वहीं पर महमूद खिलजी जो होता है वो होता है मालवा का शासक। इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। युद्ध का कारण क्या होता है, रणथंभौर दुर्ग को जीतना, ये एक कारण होता है। ऐसे में इस युद्ध के अंदर मेवाड़ के महाराणा कुंभा जो होते हैं उसकी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है, और रणथंभौर दुर्ग जो होता है वो मेवाड़ के महाराणा कुंभा के पास चला जाता है। और जैसे ही महाराणा कुंभा के पास चला जाएगा तो यहाँ पे इस विजय के अंदर, विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाएगा कौन, महाराणा कुंभा। और कहाँ पर करवाएगा, तो ये विजय महाराणा कुंभा जो है विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाता है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो इस दुर्ग इस स्तंभ का निर्माण जो है वो करवाया जाता है। कौन से स्तंभ का, विजय स्तंभ का। इसके बाद आता है साल 1533 ईस्वी। साल 1533 ईस्वी में कर्मावती के द्वारा क्या होता है कि जो रणथंभौर का दुर्ग है वो बहादुर शाह को सौंप दिया जाता है। अब बहादुर शाह कहाँ के सुल्तान है, बहादुर शाह सुल्तान है गुजरात के। और कर्मावती थी कौन, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कर्मावती जो थी वो महाराणा सांगा की पत्नी थी और बूंदी की राजकुमारी थी, यानी कि कहने का मतलब है ये एक हाड़ी रानी थी। ठीक है, तो हाड़ी रानी थी कर्मावती ये, और ये किसकी बहन थी, तो ये बहन थी सूरजमल हाड़ा की। किसकी बहन थी, सूरजमल हाड़ा की बहन थी कर्मावती। अब कर्मावती के पास ये भी हमें पता होना चाहिए कि रणथंभौर दुर्ग गया कैसे। अब कर्मावती जो थी वो महाराणा सांगा की पत्नी होती है, और महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के क्या थे, पोते थे। इसके द्वारा महाराणा सांगा के द्वारा ये जो रणथंभौर का दुर्ग है वो कर्मावती को और उसके दो बेटे विक्रमादित्य और उदय सिंह को क्या दे दिया जाता है, भेंट स्वरूप सौंप दिया जाता है। और कर्मावती जो होती है वो रणथंभौर दुर्ग पे शासन कर रही होती है। और उसके बाद जब मेवाड़ के अंदर महाराणा सांगा के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं रतन सिंह। और रतन सिंह की हो जाती है मृत्यु, क्योंकि सूरजमल हाड़ा से ये जब गोकर्ण तीर्थ पे लड़ रहे थे तो सूरजमल हाड़ा और उसके साथ रतन सिंह दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। एक दूसरे को ये क्या कर देते हैं, मार देते हैं। और रतन सिंह के बाद अगला शासक बनता है विक्रमादित्य। और जैसे ही विक्रमादित्य शासक बन जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, तो शासक बन जाता है, तो कर्मावती के साथ साथ विक्रमादित्य जो है वो चित्तौड़गढ़ में चले जाते हैं। पहले कहाँ के शासक थे ये दोनों, विक्रमादित्य उदय सिंह और कर्मावती जो थे पहले रणथंभौर के शासक थे। और ये अब जब रतन सिंह मारा गया तो उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, चित्तौड़गढ़ में चले जाते हैं। और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है बहादुर शाह। कौन आक्रमण करता है, बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है 1533 ईस्वी में। जब 1533 ईस्वी में ये आक्रमण करता है बहादुर शाह, तो ऐसे में कर्मावती जो होती है वो क्या कर लेती है, संधि कर लेती है किसके साथ, बहादुर शाह के साथ। और उसको गिफ्ट स्वरूप जो है 1533 ईस्वी में रणथंभौर का दुर्ग जो है वो संधि के दौरान, चित्तौड़गढ़ की संधि के दौरान वो जो है बहादुर शाह को कर्मावती रणथंभौर का दुर्ग गिफ्ट भेंट कर देती है। मतलब गिफ्ट तो काय का मतलब, कहने का मतलब बचने का, युद्ध से बचने के लिए जो है वो रणथंभौर का दुर्ग जो है वो कर्मावती के द्वारा बहादुर शाह को दिया जाता है। तो ये थी यहाँ तक हिस्ट्री। फिर उसके बाद आ जाता है 1569 के अंदर। 1569 के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो रणथंभौर दुर्ग है उसके ऊपर शासन किसका होता है, रणथंभौर दुर्ग पर शासन होता है सुरजनहाड़ा का। किसका होता है, सुरजनहाड़ा। ये सुरजनहाड़ा जो है वो कहाँ के हैं, बूंदी के। तो बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा जो है उनका शासन होता है रणथंभौर दुर्ग, उसके अंडर में होता है। और ये इस दुर्ग को कौन जीतना चाहता है, अकबर जीतना चाहता है।
बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा से इस दुर्ग को कौन जीतना चाहता है? अकबर जीतना चाहता है। अकबर के काफ़ी लंबे समय तक प्रयास होते हैं कि भाई दुर्ग को मैं जीत लूं, लेकिन नहीं जीत पाता है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में कौन संधि करवा देता है? संधि करवाता है जयपुर के शासक भगवंत दास। भगवंत दास जो हैं वो अकबर और सुरजनहाड़ा के बीच में क्या कर देते हैं? संधि करवा देते हैं। और जो दुर्ग है, दुर्ग जो है वो किसको सौंप दिया जाता है? सुरजनहाड़ा के द्वारा वो सौंप दिया जाता है, अकबर को खुशी खुशी सौंप दिया जाता है संधि के दौरान। और जैसे ही अकबर के पास चला गया तो अकबर जो है वो बदले में बनारस की, सुरजनहाड़ा को बनारस और प्लस में चुनार, इस सुरजनहाड़ा को बनारस और चुनार की जो जागीर है वो अकबर के द्वारा क्या कर दी जाती है? सुरजनहाड़ा को सौंप दी जाती है। अब अंतिम समय जो है वो सुरजनहाड़ा, फिर बाद में जो अंतिम समय यानी कि जब इनकी मृत्यु होगी वो भी कहाँ पर होगी? बनारस के अंदर ही होगी। तो यानी कि दुर्ग तो चला गया अकबर के पास, और ये जो है वो जागीर इसको मिल गई सुरजनहाड़ा को बनारस की और कहाँ की? चुनार की। तो इस तरीके से 1500 यानी कि 1569 के अंदर इस दुर्ग के ऊपर शासन किसका हो गया? मुगलों का हो गया। फिर उसके बाद जैसे मुगल धीरे धीरे पतन होता जाता है, पतन हो गया धीरे धीरे, और पतन होने के बाद यहाँ पर शासन किसका स्थापित हो जाता है? यहाँ पर जयपुर के कछवाहा शासकों का क्या हो जाता है? शासन स्थापित हो जाता है। यानी जयपुर के महाराजा जो स्वाई माधो सिंह प्रथम होते हैं, उसका जो सामंत होते हैं अनूप सिंह खंगारोत के प्रयासों से जो है यहाँ पर स्वाई माधो सिंह प्रथम जयपुर के शासक, कछवाहा वंश के शासक का यहाँ पर क्या होता है? शासन हो जाता है। तो इस तरीके से अंतिम रूप से यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो है वो जयपुर के शासकों का क्या रहता है? यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग पर क्या रहता है? शासन रहता है। तो ये थी सारी की सारी हिस्ट्री, हमने बिल्कुल अच्छे से त्राइम के द्वितीय युद्ध से लेकर के जो है वो हमने देखी कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक किस किस राजा ने जो है यहाँ पर शासन स्थापित किया, वो हमने समझ लिया। और यहाँ पर हमारा जो रणथंभौर दुर्ग है वो अच्छे से होता है कंप्लीट।